बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हाई स्कूल में हमने आपको पहला चैप्टर आपका बायो का जैव प्रक्रम शुरू किया था। उसके अंतर्गत हमने बताया था कि लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सी वो टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना है, तैयार करना है। आपने उसको समझ लिया होगा और उस चीज़ पे डिस्कस कर लिया होगा। उसमें कुछ चीज़ें थी जैसे कि आपको हम क्लियर करा दें कि कैसे जो है पहला था कि पोषण, आपको याद होगा पोषण हमने कराया था। फिर दूसरा था कि श्वसन, और फिर तीसरा था वहन, और चौथा था उत्सर्जन। दिमाग में ये सेट रखना है आपको कि ये जो प्रोसेस है, ये लाइफ की प्रक्रिया है, जो ये क्यों होता है और किस रूप में होता है। तो एक चीज हमने इसमें कराया था कि संयुक्त रूप से, यानी कि ये सभी एक साथ संपादित होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि पोषण की प्रक्रिया हो रही है, यानी कि अगर जो है पोषण किसके द्वारा होगा, पाचन तंत्र के द्वारा। तो चलो यहाँ पे पाचन तंत्र, ठीक है, ये पाचन तंत्र के द्वारा हो रहा है, तो क्या श्वसन वाला बंद रहेगा या उत्सर्जन बंद रहेगा? नहीं, यानी कि ये सभी क्या होगा, एक साथ चलेगा। यानी कि क्या हो गया कि पाचन तंत्र अगर प्रक्रिया आपकी जो है जारी है तो क्या होगा, श्वसन में किसके द्वारा, श्वसन तंत्र, ठीक है ना। तो श्वसन तंत्र क्या होगा, ये भी आपका जो है कंटिन्यू है, चल रहा है। इसी तरह से परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, हार्ट आता है हमारा, ठीक है ना। जो हार्ट क्या करता है, हमने फिगर के द्वारा आपको बताया था, ये हार्ट क्या करता है, हमारे अंदर जो पाचन के द्वारा, पाचन तंत्र के द्वारा जो अंतिम उत्पाद बना था, यानी कि जो पोषक पदार्थ हमने प्राप्त किया था भोजन के द्वारा, उसको क्या किया गया था, तोड़ा गया था। रासायनिक उसकी जो है प्रक्रिया हुई थी, वो टूटा था, और टूटने के बाद क्या हुआ था, अंतिम उत्पाद यानी कि कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल और वसा में बना था वो, और ग्लूकोज के रूप में एट लास्ट क्या हुआ, वो कोशिकाओं में गया था। लेकिन वहां से कोशिकाओं तक गया कैसे, बात समझ आ रहा? प्रश्न क्या था कि ठीक है पाचन में तो हुआ, टूट गया, लेकिन कोशिकाओं तक कैसे जाएगा? तो वो प्रक्रिया जो है, वह कार्य जो है क्या करता है, वहन के द्वारा होता है, परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो ये परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, हार्ट काम करता है। यानी कि हम लोगों को इस वाले टॉपिक पे क्या पढ़ना है, अभी आगे इसमें सब करते जाना है। इसमें हम लोग को हार्ट पढ़ना है। हार्ट में हमको ये जानना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे वो जो है ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, और कैसे ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा, अच्छा फिर प्रश्न बनेगा कि सर ब्लड सर्कुलेशन करने की जरूरत क्या है? तो यही तो मेन बात है, ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि पाचन के द्वारा जो हमारा पोषक तत्व प्राप्त हुआ था उसको कोशिकाओं तक पहुंचाना है, ठीक। और कोशिकाओं से कुछ जो है पदार्थ जो क्या हुए थे, अपशिष्ट बने थे, उनको वापस भी लाना है। तो ठीक है, वापस लाकर क्या करें, आता है ना प्रश्न, सर ठीक है वहां से हमने वहां पहुंचा दिया, इसलिए पहुंचा दिया क्योंकि हमको ऊर्जा का उत्पादन करना है। ये मोटी बात, मोटा कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो आप जो है बायो का बहुत अच्छे तरीके से आप जो है अपने को फ्रेमवर्क तैयार कर पाएंगे। फ्रेमवर्क यानी कि आपको एक हमने दिया था उसमें कि क्या है, संयुक्त रूप से प्रक्रियाएं है ये, ठीक है ना। जैव प्रक्रम क्या है, परिभाषा पूरा करिए। तो क्या, जीवों के द्वारा किया जाने वाले वह सभी संयुक्त क्रियाएं, ठीक है ना, वो सभी क्रियाएं जो जीव को संयुक्त रूप से, जो कि क्या हो, जीव को जीवित रखने के लिए किया जा रहा हो। तो ये सारी चीजें जो है मुख्यतः क्या कहता है, पोषण में जीव अपने लिए क्रियाएं संपादित करता है, लेकिन किस रूप से, संयुक्त रूप से। तो संयुक्त रूप से करने में हमको ये जानना होगा कि ये चारों, ये मुख्य, अभी तो और भी है, जैसे कि आगे हम उसमें दे दिया है आपके
कैसे ये चारों एक दूसरे से संबंधित है, इन चारों की जरूरत एक दूसरे से कैसे है बेटा, ये अगर आपने समझ लिया तो फिर बायो का क्लू राज जो है खुल जाएगा। तो देखा आपने, वही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पाचन तंत्र के द्वारा बाहर से भोजन प्राप्त करके उसको अंतिम उत्पाद ग्लूकोज के रूप में तोड़ना है, ठीक है ना, क्योंकि उसी ग्लूकोज से हमको क्या होना है, ऊर्जा प्राप्त होना है। यानी हम कह सकते हैं कि भोजन क्यों प्राप्त किया जाता है, भोजन क्यों लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है कि हमें ऊर्जा की जरूरत है। यानी कि बाहर से जो भोजन हम लेते हैं वो अलग है कि किस रूप में लेते हैं, शाकाहारी मांसाहारी जो भी लेते हैं, बट हम जो भी खाते हैं वो किसलिए खाते हैं, ऊर्जा के प्राप्ति के लिए। तो खाने के बाद वो खा करके हम क्या करेंगे, वो पाचन तंत्र के द्वारा उसको पचाएंगे। पचाने के बाद उसका जो अंतिम उत्पाद होगा वो क्या होगा, तो कोशिकाओं में जाएगा। कोशिकाओं में कैसे जाएगा, रक्त के द्वारा जाएगा। तो रक्त के लिए वो रक्त जो है कैसे वहां तक ले जाएगा, इसके लिए कौन सा सिस्टम है, तो उसी के लिए वहन या परिसंचरण तंत्र है। तो फिर प्रश्न उठेगा कि परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, तो परिसंचरण तंत्र में जो है हार्ट हमारा मेन अंग है, और भी आगे देखेंगे कैपिलरीज हैं, ठीक है ना। तो परिसंचरण तंत्र में हार्ट आएगा, तो यहाँ पे आगे हमको हार्ट पढ़ना है, ठीक है। अब सपोज करो कि वहां तक ले गए तो श्वसन की क्या जरूरत है, आपको सोचना चाहिए ना। देखो बेटा, विज्ञान का मतलब क्या होता है, क्यों क्यों कैसे कैसे, हमेशा प्रश्न क्या करो, ये हुआ तो क्यों हुआ, पाचन हुआ तो क्यों हुआ, हुआ तो क्या होगा, ठीक है ना, होगा तो कैसे होगा। ये प्रश्न जब आपको आता जाएगा तो विज्ञान आप जो है समझ पाएंगे। तो परिसंचरण में क्या हुआ कि रक्त में जो है वो मिला, तो क्यों वहां ले गए, तोड़ने के लिए ले गए, ठीक है। तो फिर जो है अब इसमें श्वसन की क्या जरूरत पड़ गई, तो ये भी हमको जानना है कि श्वसन किस लिए जरूरत पड़ गई, क्यों, क्योंकि जो है पाचन के द्वारा जो पदार्थ हमें प्राप्त हुआ है, ग्लूकोज अमीनो अम्ल जो भी हमको प्राप्त हुआ है, वो कोशिका में ले जाकर के रख तो देगा कौन, परिसंचरण तंत्र। लेकिन वहां पे तब क्या होगा, उसको क्या होगा, कोशिकाओं में फिर से तोड़ा जाएगा। तो बेटा वो कैसे टूटेगा, तो वो टूटने के लिए हमको क्या चाहिए, O2 की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहां से आएगा, ऑक्सीजन तो वायुमंडल में है, वातावरण में है, ठीक है। तो वातावरण में है तो ऑक्सीजन कैसे आएगा, तो इस वातावरण से ऑक्सीजन को अपने शरीर में लाने के लिए एक अलग तंत्र की व्यवस्था किया गया है, और वह तंत्र है श्वसन तंत्र, ठीक। और इस श्वसन तंत्र में हमको पढ़ना है लंग्स, यानी कि फेफड़ा। इस फेफड़े के द्वारा हम क्या करते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, और उसको ग्रहण करके फिर इसी ऑक्सीजन को भेजते हैं कहां पे, कहां पे, कोशिकाओं में। क्यों, फिर प्रश्न करो क्यों, क्योंकि वहां पे जो पहले से बचा हुआ पदार्थ गया है उसको क्या करना है, तोड़ना है। तो उसमें ऑक्सीजन क्या करेगा, इसलिए कि ऑक्सीजन से ही वो टूटेगा, क्लियर, ऑक्सीजन से ही वो टूटेगा। इसलिए बाहर से ऑक्सीजन लेना है, ऑक्सीजन कहाँ है, बाहर है, बाहर से लेना है, तो ले कैसे, एक तंत्र के द्वारा। तो तंत्र में कौन सा अंग है, फेफड़ा है, फेफड़ों ने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया। अब ऑक्सीजन को फेफड़ा यहाँ है, और कोशिका हमारे जो है टो की, हमारे अंगूठे की कोशिका तो वहां है, हमारे हाथ की कोशिका तो यहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ फेफड़ा यहाँ है, तो यहाँ कैसे ले जाया जाए, स्वाभाविक सी बात है। समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ आपको कि ये परिसंचरण यानी कि रक्त के द्वारा ही तो जाएगा। तो रक्त ने क्या किया था, ध्यान दीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट है परिसंचरण तंत्र। रक्त ने क्या किया था, पाचन के द्वारा जो है ग्लूकोज को ले जाकर के कोशिका में रखाया। अब क्या कर रहा है, फेफड़ा ने जो है वायुमंडल से ऑक्सीजन लिया, उस ऑक्सीजन को भी वहां तक जहां जिस कोशिका में टूटना है वहां तक ले जाना पड़ेगा ना, तो वहां तक कौन ले जाएगा, वही रक्त ले जाएगा। समझ में आया। अब वहां पे ऑक्सीजन के द्वारा गया, प्रक्रिया हुई, उस प्रक्रिया को मैंने आपसे पहले भी क्लास 9 में हमने आपसे डिस्कस किया था कि मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत पहले इसको क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म, यानी कि क्या करते हैं, कैटाबॉलिज्म के द्वारा वो तोड़ा जाता है। फिर एनाबॉलिज्म, इसके द्वारा फिर नए जैविक अणुओं का निर्माण होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ये प्रक्रिया को मिक्स रूप में हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उस मेटाबॉलिज्म की
प्रोसेसिंग में जब कुछ तोड़ा जाएगा, ठीक है बेटा, तो क्या होगा, आपने देखा होगा कुछ कारपेंटर जो है बढ़ई जो कुर्सी बनाते हैं, मेज बनाते हैं, तो क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो कुछ अपछट उसका जो है अपशिष्ट पदार्थ, कुछ बेकार पदार्थ जो उसमें से कटिंग जो निकलता है, तो क्या उसको कोशिका में रखे रहा जाए? नहीं ना, वहां से बाहर निकालना पड़ेगा ना, कि कोशिका में रखेंगे तो क्या होगा, कोशिका भर जाएगा। अभी आपने बढ़ई को देखा है, आपके घर में बढ़ई आता है, काम करता है, तो रोज उसका कुछ छिलन, लकड़ी का छिलन निकलता है, क्या उसको अपने घर में रखते जाएंगे? तब तो आपका घर भर जाएगा उसी से। उसको क्या करते हैं, बाहर ले जाते हैं। तो इसी तरह से कोशिका में जो मेटाबॉलिज्म के द्वारा यानी उपापचय के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बना था, उसको क्या करना है, शरीर से बाहर करना है। तो उस बाहर के लिए क्या करना पड़ता है, इस उत्सर्जन प्रक्रिया की, उत्सर्जन तंत्र की जरूरत पड़ती है, और उसमें आता है हमारा क्या, उत्सर्जन तंत्र ही इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, उत्सर्जन तंत्र ही कहते हैं, लेकिन ये उत्सर्जन तंत्र ही इसको कहते हैं। और इसमें कौन सा अंग, फिर प्रश्न बनाओ कि इसमें कौन सा अंग काम करता है, तो इसमें हमारा वृक्क या किडनी, इसको क्या कहते हैं, वृक्क या किडनी, ये मेन उत्सर्जन तंत्र है। और फेफड़ा भी है, क्या करता है, जो मेटाबॉलिज्म के द्वारा एक गैस निकलता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या करता है, वो बाहर ले जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से, और हमारी त्वचा भी है, मतलब इस तरह से कई चीजें हैं जो हमारे शरीर के अंदर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर ले जाते हैं। लेकिन ये तो आपने जान लिया इन चारों का क्या इंपॉर्टेंस था, क्या रोल था, लेकिन क्या जानना है कि क्या इसमें ये चारों क्या अलग अलग काम करते हैं? साइंस है ना बेटा, विज्ञान है। क्या हमारा भाषण सुन रहे हो, भाई नेताजी बहुत अच्छा भाषण दे रहे, स्पीच दे रहे हैं, स्पीच नहीं, क्या सुनो, समझो इसको, यानी कि नहीं, ये सारे के सारे एक साथ काम करते हैं, संयुक्त रूप से, है ना, संयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया, एक साथ कंबाइंड होके एक दूसरे से कोरिलेट करके क्या करते हैं, ये काम करते हैं, और तब जाकर के जो इनका संयुक्त कार्य है, तब जाकर के हमारा जो है जीवन की प्रक्रिया क्या होती है, संभव होती है, और जीव अपना विकास करता है और स्वयं को जीवित बनाए रखने के लिए अपना सारे कार्यों को, सारी स्थितियों को पूर्ण करता है। तो समझ आ गया। तो हम यहाँ पे ये आपको बताना चाह रहे थे कि ये जो लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम में ये जो मुख्य प्रक्रियाएं थी, कौन सा जैव प्रक्रम का, ये जैव प्रक्रम का ये जो मुख्य प्रक्रिया था, इसको किस तरह से संपादित करना है, एक बार फिर से हमने आपके दिमाग में ये कर दिया। इसको फिर से बैठ करके ऐसे लिख करके ऐसे सोचिएगा क्या क्या चीजें हमने समझाया कि, और फिर इन सबको जो कोरिलेट करेंगे तब समझेंगे कि किस तरह से कोई जीव अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को इस वातावरण से लड़ने के लिए, और यही नहीं, इस कोरोना वायरस से भी लड़ने के लिए किस तरह से जो है अपने आप को मेंटेन करता है, और सारी प्रक्रियाओं को अगर अच्छे से संपादित करता है तो फिर हमारी इम्यूनिटी की जो बात आ रही है वो अच्छी बनती है, और फिर हम लड़ पाते हैं, अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रख पाते हैं, अनुरक्षित रख पाते हैं। एक शब्द दिया था अनुरक्षित रखना, तो अनुरक्षित रख पाते हैं। तो ये बेटा एक प्रक्रिया है, और ये आपको दिमाग में रखना है। अब इसके बाद हम आपको कुछ टॉपिक है, टॉपिक इस पे ये खत्म हो गया। यहीं पे आपको जो है, यहीं से आपको एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा एक सिस्टम है कि इतना करने के बाद उन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चन किया है, आपके बुक में बॉक्स के द्वारा कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करके हम आपको समझाना चाहेंगे कि आप अपने मन से उसका आंसर लिखने का कोशिश करो, प्रयास करो, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं, आपका एक पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन है आपका कि पहला, हमारे जैसे
हमारे जैसे, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे और उसका आंसर लिखने का कोशिश करिएगा। हमारे जैसे बहुकोशिकीय कोशिकीय हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? विसरण क्यों अपर्याप्त है? ठीक है ना? तो ये देखेंगे यहाँ पे क्यों लगाया है, क्यों, तो क्वेश्चन मार्क डालेंगे वहां पे। क्वेश्चन पढ़ो, लिखो, पहले लिख लिया होगा, अब समझो ध्यान से, इसका आंसर लिखना सिखा रहे हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर आपको आदत पड़ी हुई है कि क्या किया जाए, हर क्वेश्चन का आंसर आपको लिखवा दिया जाए और आप उसको रट लें और रट के जाके बोर्ड में एग्जाम में लिखाएं। बेटा ये अब तो ठीक से काफी नहीं देखी जा रही है कि आपको जो है आप लोग मॉस कर रहे हैं या क्या कर रहे हो, वरना पहले हम लोग के समय में क्या था, एक ही सेंटेंस या एक ही वाक्य अगर 2 कॉपी में मिल जाती थी, 4 कॉपी में मिल जाती थी तो उसको मॉस कर दिया जाता था वो कॉपी। तो आज के डेट में क्या किया है आपने, सर लिखवा दें और आप क्या करें, उसको रट डालें। अगर हम लिखवाते भी हैं, जैसा कि बाई फेस हम लोग नहीं है, आमने सामने नहीं है, तो हम आपकी कॉपी भी नहीं चेक कर पाएंगे, हम देख भी नहीं पाएंगे कि आप लिख रहे हैं कि नहीं। तो अगर लिखवाते भी हैं आपको भेज देंगे क्योंकि इसका आंसर जो है चाहिए आपको, तो आप जो है उसके बावजूद भी आप क्या करें, अपने शब्दों का, अपने भावों को अपने रूप में लिखने का कोशिश करेंगे। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कह रहा है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव, हमारे जैसे मतलब क्या हो गया, हमारे जैसे, हमारे तुम्हारे, ठीक है ना, और भी है हमारे जैसे बहुकोशिकीय, एक शब्द और दे दिया बहुकोशिकीय, तब क्या हो जाएगा, तब जो सारे एनिमल भी जो दिख रहे हैं हम लोग एनिमल ग्रुप में ही है। जैसे मान लीजिए गैया आपको दिख रही है, भैंस दिख रहा है, डॉगी है, इस तरह के जो भी है, हॉर्स है, ये जो भी दिख रहे हैं ये सब बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है ना। तो उनको, ठीक है ना, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में, ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, विसरण, ये समझना होगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो विसरण में क्या है देखेंगे कि चूंकि होता क्या है कि विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अणुओं की गति होती है। तो सरल है, उच्च सांद्रता यानी कि मान लो कि ये इसको ऐसे कर लो, ऐसे हम ऑक्सीजन के फॉर्म में बताते हैं। सपोज करिए कि ये आपका जो है ये एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, तो यहाँ पे O2 ज्यादा होगा और ये वाटर है, जल, यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगा। कम मतलब पानी में घुला हुआ होगा, ठीक है, यानी ऑक्सीजन जहां भी है लेकिन क्या है, पानी में घुला हुआ है, तो ये इसकी तुलना में कम है, ठीक है। तो ऐसे में अगर कोई एक कोशिक जीव है,
जैसे अमीबा कोई ले लो, एक कोशिक है वो, तो एक कोशिक अमीबा अगर है, अमीबा या कोई भी जीव हो जो एक कोशिक हो, ठीक है ना, तो उसको इस वातावरण से भी चाहे इस वातावरण से भी विसरण के द्वारा, यानी कि यहां पर क्या है, उच्च सांद्रता यहां पे है, तो ये तो वातावरण के लिए हो गया। अगर यहां पे हम आ जाए यहां पे, तो यहां पे जल में ऑक्सीजन घुला हुआ है और यहां पे इसके में ऑक्सीजन कम है, यानी कि ये ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे ज्यादा है, जल में ऑक्सीजन ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन के अणु यहां से यहां की तरफ गति करेंगे, मूव करेंगे, यानी कि इसकी जो झिल्ली के द्वारा क्या हो जाएगा, पार करके झिल्ली से चयनात्मक है ना, हमारा मेम्ब्रेन क्या होता है, वर्णात्मक चयनात्मक झिल्ली होती है, तो ये जो है यहां से क्या किया, ऑक्सीजन को अंदर आने देगा, ऑक्सीजन अंदर आएगी और विसरण के द्वारा चारों तरफ से, हर तरफ से जो है इसकी कोशिकाओं की सतह से क्या होगा, जल में है ये, तो यहां से भी O2 आएगा, इधर से भी O2 आएगा, विसरण के द्वारा O2 इसके अंदर आएगा और इसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। समझ में आ रहा आपको, एक कोशिकीय है इसलिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, विसरण के द्वारा उसके शरीर में चला जा रहा है और उसकी जो आवश्यकता है वो पूरी हो जा रही है। प्रश्न कर रहा है कि ऐसे जीव जिनकी बहुकोशिक है, बहुत, अब जैसे मान लीजिए कि ऐसा कोई जीव रहता यहीं पे कोई ऐसा जीव रहता, इसी जल में कोई ऐसा जीव रहता जिसमें विभिन्न तरह की कोशिकाएं, जैसे हम लोग के जीव में होता है विभिन्न तरह की कोशिकाएं, एक कोशिका यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये भी कोशिका है, ये भी कोशिका है, ये भी कोशिका है, ये भी कोशिका है, ठीक है, यहाँ भी कोशिका है, इस तरह की कोशिका है, इस तरह की कोशिका है, आप यहाँ देख लीजिए इस तरह की कोशिका है, तो इन कोशिकाओं को, इस वाली कोशिका को तो यहां से मान लीजिए विसरण के द्वारा मिल जाए, ठीक है ना, इस वाली कोशिका को क्या होगा, ऑक्सीजन विसरण के द्वारा अगर मिल भी जाए तो इस वाली कोशिका को कैसे मिलेगा, इस वाली कोशिका को जो बिल्कुल अंदर है बहुकोशिका, इसको जो है क्या ऑक्सीजन मिल पाएगा पर्याप्त मात्रा में, नहीं मिल पाएगा ना, ठीक है। अच्छा, आप एक प्रश्न करेंगे यहाँ पे, सर जिस तरह से इसको मिलेगा उसी तरह से इसमें से इसके में आएगा, इसके में इसमें आएगा, इसमें से इसमें आएगा, इसमें से इसमें आएगा, सही बात है, आ सकता है, लेकिन क्या जब तक इसमें से इसमें विसरित होकर के यहां तक आएगी तब तक ये कोशिका जिंदा रहेगी? सोचो, जैसे एक सरल सा सिंपल सा वो बताते हैं आपसे कि हमारे फेफड़े में जब हम बाहर से वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं तो अपने फेफड़े से, ठीक है ना, आपके फेफड़े से या हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन का एक अणु, ठीक है ना, ऑक्सीजन को यहां से और हमारे अपने अंगूठे तक, यानी तुम्हारे अंगूठे की जो अंतिम कोशिका है उस कोशिका तक जाने में इस विसरण के द्वारा 3 साल का समय लगता है। अब सोचो, आपके फेफड़े से आपके अंगूठे तक यह ऑक्सीजन जाएगा तो कितने समय में जाएगा? 3 साल में। तब तक आपका पैर जिंदा रहेगा ना, 3 साल तक इंतजार करेगा, कुछ जल्दी आ रहा है। तो बेटा इसलिए यह प्रक्रिया, विसरण की प्रक्रिया, ठीक है ना, बहुकोशिक जीवों में क्या है? अपर्याप्त है, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो द्रुत गति से, तीव्र गति से क्या करे? ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दे। तो इसलिए जो है यह एक कोशिक जीवों में विसरण की प्रक्रिया तो ठीक है, चल सकता है, लेकिन बहुकोशिक जीवों में यह विसरण की प्रक्रिया क्या है? अपर्याप्त है। जैसे कि अगर हमारे शरीर में हम लोग जो है श्वास में, फेफड़ा में हमने जो है ऑक्सीजन लिया, लेकिन हमारी पेट का जो कोशिका है उसको कैसे जाएगा? तो उसी के लिए हमारा परिसंचरण तंत्र है और उसके द्वारा वो जाता है। तो इसका आंसर आप इस तरह से बनाएंगे कि चूंकि एक कोशिक जीवों में
ऑक्सीजन उनके सतह से विसरित होकर के उसके जीव द्रव्य में चला जाता है और उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। लेकिन बहुकोशिक जीवों में विसरण के माध्यम से उसकी सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन जाने में बहुत समय लग जाएगा और इस तरह से उस जीव की मृत्यु हो जाएगी। अतः बहुकोशिक जीवों में विसरण क्या है, पर्याप्त नहीं है। यह क्या है, विसरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है, क्योंकि उसके द्वारा उसके बहुत सारी कोशिकाओं तक जो है या आंतरिक कोशिकाओं तक यह विसरण के द्वारा क्या होगा, ऑक्सीजन बहुत देरी से पहुंचेगा और जिससे उस जीव की मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस का आंसर आपको जो है डिफाइन करना है, आपको सेट करना है। फिर एक पहला क्वेश्चन है, अब ये हम इसका ठीक है, ये क्वेश्चन आप जो है अपने हिसाब से करिएगा, तय करिएगा कैसे इसको करना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, देख लें, ये लिख लिया होगा आपने या पॉज करके लिख लीजिएगा। एक अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इसी में, कोई वस्तु सजीव है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे, निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करेंगे। अब हमें लग रहा है कि जितना मैंने आपको समझाया है उसमें यह आंसर, इसका आंसर तो बड़े इजी गोइंग आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैं इस पर कुछ भी आपको बताने वाला नहीं हूं, इसका आंसर आप लिखें, अपने दिमाग को दौड़ाएं और ये आदत निकालें कि सब कुछ क्या करें, सर बता दें, सर लिखवा दें। तो आप सरल है, इसलिए मैं आपको देख रहा हूं, जहां समझाने लायक है वहां मैं समझा रहा हूं। कोई वस्तु सजीव है, सो सिंपल है, आप जानते हैं सजीव निर्जीव पढ़े हैं। इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड को, वो स्केल, वो कौन सी प्रक्रिया को हम अपनाएं, इसके द्वारा हम चेक करें कि यह सजीव है या निर्जीव है, इसको आप क्या करेंगे, अपने दिमाग से लिखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, लिखने का मतलब क्यों, क्या कह रहे हैं कि ये लिखने के बाद आप जो है हमको भेजेंगे अपने, हमारे इसी नंबर पे, हमारा नंबर आपको शायद न मालूम हो तो आप लिख लें, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 97 94 75 81 50। इसका आंसर आप हमको भेजेंगे ताकि मैं देखूंगा कि आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या केवल जो है क्या कर रहे हैं, भाषण सुन रहे हैं वीडियो का। तो इस पर जो है आप भेज करके आपने क्या आंसर लिखा है भेजिएगा, हम चेक करेंगे। ठीक है। दूसरा एक और क्वेश्चन अगला, किसी जीव द्वारा, लिखिए फिर से आप इसको लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का सामग्रियों का आंसर क्या है आपका,
का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। क्या लग रहा है? इसमें भी कुछ बताना आपको? कि कच्ची सामग्री से मतलब क्या हो गया? वो आप जो है आलू प्याज और चावल दाल मत समझ लीजिएगा। किसी जीव द्वारा जो फर्स्ट जो है क्या किया जाता है, पहली बार जो भोजन बनाया जाता है प्रकृति से, नेचर से, उसकी चर्चा हो रही है यहाँ पे। तो कोई जीव प्रकृति से, नेचर से किस तरह से अपना भोजन तैयार करता है, निर्माण करता है, उसके बारे में आपको समझना है यहाँ पे। तो वो चीज जो है आपको स्पष्ट करना होगा। तो दिखाएंगे और उसको लिखेंगे अपना दिमाग लगा के, ठीक है। यहाँ भी हम आपको कुछ बताने वाले नहीं है, क्योंकि ऐसे सरल क्वेश्चन को अगर हम लिखवाते चलेंगे, बनाते चलेंगे, तो आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा ये भी बता दें, आपके हाई स्कूल में हो आप, तो आपको बोर्ड के लिए, बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए इस तरह के क्वेश्चन यहां से उठा दिए जाते हैं, तो इसको इग्नोर भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर कितना था वो, 3, 4। चौथा क्वेश्चन है जीवन के लक्षण। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? अब बताइए इसका आंसर लिखने में आपको क्या दिक्कत हो सकती है? ये तो आज ही पढ़ाया हूं, अभी अभी आपको जो मैंने क्लास में शुरू किया है, बताया है। क्या कह रहा है? जीवन के अनुरक्षण के लिए, यानी कि अनुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और इसको वृद्धि के लिए, इसके विकास के लिए, इसके द्वारा किए जाने वाले सारे कार्यों के संपादन के लिए, क्या कह रहा है, के लिए आप किन प्रक्रमों को, वही जैव प्रक्रम की जो चर्चा कर रहे हैं, तो किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे, ठीक है ना। तो आपको सरल सा इसका आंसर दे देना है, और मुझे लगता है कि आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो बच्चों, क्लास हाई स्कूल है ये, आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। पिछला वीडियो आपने काफी पसंद किया, बहुत बहुत थैंक यू आपको। और ये आप जो है इसका आंसर लिखेंगे, आज ही बैठ करके इसका आंसर आप अपने मन से लिखेंगे। हमारे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे क्या करेंगे, आप भेजेंगे, मैं देखूंगा किसका क्या है, और फिर मैं इन सब का आंसर आपको लिख करके आपके इस पे, इसी यूट्यूब पे हम क्या करेंगे, लिख करके आपको जो है भेज देंगे, ताकि आप उसको टैली कर लेंगे, मिला लेंगे, करेक्शन कर लेंगे, और फिर अपना ये आंसर आप मेंटेन कर लेंगे। फिर इसके बाद बेटा हम आपको आगे का टॉपिक ले चलेंगे। ये बड़ा चैप्टर है और इसको हम लोग को कर लेना है, बहुत अच्छे से कर लेना है। तो इसलिए जो है आप इसको करके हमें जरूर करेंगे, भेजेंगे और दिखाएंगे कि हाँ सर हमने ये चीजें समझी है। थैंक यू बेटा।